चांद किसी का हो नहीं सकता। चांद किसी का होता है? चांद की खातिर जिद नहीं करते ऐ मेरे अच्छे इंशा चांद। चांद किसी का नहीं होता, लेकिन हर कोई उसे अपना मानता है। कहीं प्रेमियों की आंखों का नूर, तो कहीं देवी देवताओं के मुकुट का गहना। कभी शुभ, कभी श्रापित, कभी रोशनी का देवता, तो कभी सिर्फ एक रहस्य जिसकी चांदनी सिर्फ पिघली हुई खामोशी लगती है, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो हमसे। पर क्या चांद वाकई में एक प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर एक ऐसा सेलेस्टियल पजल जिसका हर टुकड़ा इंसानियत की समझ के बाहर है? हर सभ्यता, हर धर्म चांद को एक अलग रूप में दिखाती रही है। मुझसे पूछो तो मैं चांद को ना मोहब्बत का प्रतीक मानता हूँ, ना किसी देवी देवताओं का ग्रह। मैं चांद को मानता हूँ एक कॉस्मिक एनोमली, एक ऐसी चीज़ जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसका साइज, उसका डिस्टेंस, उसका परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। और 12,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की केव ड्राइंग और पेंटिंग्स में मून तो था ही नहीं, तब आसमान पूरा स्टार से भरा हुआ था। और जब 1969 में नासा ने अपने लोनार मॉड्यूल को इंटेंशनली मून के सरफेस पर क्रैश किया था, तो चांद बज उठा था। The moon rings like a bell. And maybe it's meant to be heard. नमस्ते। क्या आप जानते हो कि अगर मून ना होता तो हम ह्यूमंस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते? जस्ट इमेजिन अ नाइट स्काई विदाउट द मून। टाइड्स बिगड़ जाते, समंदर पागल हो जाता, अर्थ का बैलेंस हिल जाता, मौसमों का तालमेल टूट जाता, जिंदगी मुश्किल हो जाती, और सिविलाइजेशंस शायद कभी बनती ही नहीं। मून इज़ नॉट जस्ट अ रॉक इन स्पेस, इट्स वाई यू एंड आई एग्जिस्ट। बट द मेन रिमेनिंग क्वेश्चन इज कि मून क्या है? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट बॉडी है, या फिर एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर? क्या मून अर्थ का गार्डियन है, या उसका बिगेस्ट थ्रेट? सबसे पहले बात करते हैं मून के फिजिकल स्ट्रक्चर की। मून का डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर्स है, जो सन के कंपैरिजन में 400 गुना छोटा है। उसकी एवरेज डिस्टेंस अर्थ से सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि सन से लगभग 400 गुना ज़्यादा करीब। अब इस रेशियो को समझो। मून इतना छोटा होने के बावजूद भी इतना परफेक्ट डिस्टेंस पे है कि जब वो सन के सामने आता है तो उसे बिल्कुल कवर कर देता है, और तब एक परफेक्ट टोटल सोलर इक्लिप्स का जन्म होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक ऑब्जेक्ट जो 400 गुना छोटा भी है और 400 गुना ज़्यादा करीब भी, इतना परफेक्ट अलाइनमेंट नेचर में बस यूं ही एग्जिस्ट नहीं करता। इम्प्रेसिव ना? बट इससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और शॉकिंग है इसका मास स्ट्रक्चर। नासा ने 1969 में अपोलो मिशन के चलते जब लूनार मॉड्यूल को इंटेंशनली मून के सरफेस पर क्रैश किया था, तो रिजल्ट्स में इट्स रिंग लाइक अ बेल। और अपोलो 13 के लॉन्च के बाद तो मून 3 घंटे 20 मिनट तक वाइब्रेट करता रहा। ये इंडिकेट करता है कि मून हॉलो हो सकता है, क्योंकि नेचुरल बॉडीज जनरली ऐसा बिहेव नहीं करती। एक और बात, मून की डेंसिटी अर्थ से काफ़ी कम है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि अर्थ की डेंसिटी लगभग 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि मून की एवरेज डेंसिटी सिर्फ 3.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मतलब मून इतना बड़ा होने के बावजूद भी अंदर से बहुत हल्का है। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है मून की मिस्टीरियस रोटेशन, जिसे हम सिंक्रोनोस रोटेशन या टाइडल लॉकिंग कहते हैं। मून को अपने एक्सेस पर एक बार घूमने और अर्थ का चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं। आप समझे नहीं, मून को अपने एक्सेस में एक बार घूमने में 27.3 दिन लगते हैं, और अर्थ के अराउंड घूमकर एक चक्कर कंप्लीट करने में भी 27.3 दिन ही लगते हैं। इसी टाइडल लॉकिंग की वजह से हमें उसकी एक साइड दिखाई ही नहीं देती, मतलब हम जानते ही नहीं हैं कि उस साइड है क्या। अब एक और सवाल, अगर ये एक नेचुरल बॉडी नहीं है, मतलब जैसे सोवियत ने क्लेम किया था कि ये एक एलियन सैटेलाइट हो सकता है, तो ये कब और कहाँ से आया? और किसी ने इसे आते देखा होगा? एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और रिलीजियस बुक्स इसकी क्रिएशन और अपीयरेंस के बारे में क्या कहती हैं? और साइंस इसकी क्रिएशन के बारे में क्या थ्योरीज देती है, और वो किन एविडेंस के बेसिस पर देती है? सबसे पहले हम धार्मिक और इतिहास की किताबों के पन्नों में झांकेंगे। Zulu tribe, South Africa. जुलू लोग मानते हैं कि मून को अर्थ के पास एलियन गॉड्स मुल्वेन और मोम्पांग को लेके आए थे। उनके हिसाब से मून एक खोखला स्पेसशिप है जिसे स्पेस से लाया गया था। Mayan civilization and Aztecs. इन एंशिएंट कल्चर्स में मून को एक डिवाइन ऑब्जेक्ट माना गया, लेकिन शुरुआत में उसका जिक्र भी नहीं था। कुछ प्री मून मिथ्स मिलते हैं जहां स्काई सिर्फ स्टार से भरा हुआ था, मून तो था ही नहीं। Hindu Puranas. चंद्रमा का जिक्र विष्णु पुराना, ऋग्वेदा और शिव पुराना में मिलता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा को सोम या सोमा देवता बोला गया है, जो एक अलग सेलेस्टियल एंटिटी था, ना कि सिर्फ एक पत्थर।
Sumerians, Mesopotamia, southern Iraq. सुमोरियन टैबलेट्स में भी ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जहां अर्थ पर लाइफ से पहले मून को स्काई में पोजीशन किया गया था। दिस मेक सेंस। Biblical texts. बाइबल में जेनेसिस चैप्टर में पहले लाइट आता है फिर मून आता है। ये इंटरप्रिटेशन ये बताता है कि मून एक लेट एडिशन था, पहले अर्थ बना फिर चांद। नॉट बैड। अब देखते हैं कि साइंस इन रिलीजियस और हिस्टोरिकल मिथ्स के बारे में क्या कहता है और मून की क्रिएशन के बारे में कौन सी थ्योरीज देता है और वो कितनी प्रिसाइज्ड हैं। Giant impact theory. कहते हैं कि एक मास साइज ऑब्जेक्ट जिसका नाम थिया था, उसने प्रिमिटिवली अर्थ को टक्कर मारी। उस इम्पैक्ट से निकले हुए डेब्रिस ने अर्थ के अराउंड एक डिस्क बनाई और फिर उस डिस्क के मलबे से मून बन गया। बट यहाँ एक दिक्कत है, मून की कॉम्पोजिशन अर्थ से मिले डेब्रिस से थोड़ी अलग है। Capture theory. इस थ्योरी के मुताबिक मून एक वंडरिंग बॉडी थी, कहीं और बनी और वो ऐसे ही टहलती हुई अर्थ के पास से गुजर रही थी तो अर्थ की ग्रेविटी ने उसे कैच कर लिया। इसमें भी एक दिक्कत है, अगर अर्थ ने मून को कैच किया था तो मून का ऑर्बिट इतना परफेक्टली सर्कुलर कैसे हो गया। नेचुरली कैप्चर होने पर ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं, इतने प्रिसाइसली सर्कुलर नहीं होते। Co-formation theory. ये कहती है कि अर्थ और मून एक ही टाइम पर एक ही डिस्क से बने थे। इसमें भी दिक्कत है, अगर ओरिजिन और इंग्रेडिएंट एक ही था तो मून का कोर अर्थ से इतना डिफरेंट क्यों है। Fission theory. कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ से एक बड़ा पीस अलग हुआ और वही मून बन गया। बट मॉडर्न एनालिसिस इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस फिजिक्स के नियमों के हिसाब से इम्पॉसिबल है। Artificial satellite theory. ये सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मून एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इंजीनियर सैटेलाइट हो सकता है क्योंकि उसका साइज, डिस्टेंस, ऑर्बिट और बहुत सी एनामोलीज ऐसे हिंट देती हैं जैसे किसी ने इसे जानबूझकर वहां प्लेस किया हो, जैसे रिंग लाइक अ बेल बिहेवियर। लो डेंसिटी, मून का साइज बड़ा है लेकिन उसकी डेंसिटी अर्थ से काफ़ी कम है, ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाता है। टाइडल लॉकिंग, हम हमेशा मून की एक ही साइड देखते हैं, उसकी रोटेशन और ऑर्बिट परफेक्टली डिजाइंड है। मून सन से 400 गुना छोटा है और 400 गुना करीब भी। ये एग्जैक्ट रेशियो ही हमें एक परफेक्ट सोलर इक्लिप्स देता है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस। इलेक्ट्रॉनिक डस्ट, मून की सरफेस पर एक मिस्टीरियस शार्प और चार्ज डस्ट मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाती है। साइंटिस्ट भी अब तक कंफ्यूज्ड हैं कि ये कैसे होता है। Moon quakes. मून पर कुछ क्विक्स इतने डीप और लंबी ड्यूरेशन के होते हैं कि जिनका कारण हमें आज तक नहीं पता लगा। ये सब एनामोलीज ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या मून सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है या फिर कुछ और। अब सोचो, अगर मून अचानक से अपने एक्सेस चेंज कर ले या बिल्कुल ही गायब हो जाए तो क्या होगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्पेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि अर्थ पर लाइफ बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। मून की ग्रेविटी ही मेन रीज़न है जो टाइड्स को कंट्रोल करती है। अगर मून नहीं रहा तो ओशियन ऑलमोस्ट स्टिल हो जाएंगे, कोस्टल इकोसिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारे मरीन एनिमल्स जिनकी ब्रीडिंग, फीडिंग और माइग्रेशन साइकिल्स टाइड पर डिपेंड करते हैं वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मून अर्थ की टिल्ट को 23.5 डिग्री पर स्टेबल रखता है। अगर मून नहीं रहा तो अर्थ की टिल्ट कभी भी 45 डिग्री तक बदल सकती है। इससे सीजन एक्सट्रीम हो जाएंगे, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी। मून अर्थ की रोटेशन को स्टेबल रखता है, उसके बिना अर्थ या तो बहुत फास्ट स्पिन करेगी या अपने एक्सेस से अनस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से दिन और रात का सिस्टम बिल्कुल ही ऑफ गार्ड हो जाएगा। इससे स्लीप साइकिल्स, फार्मिंग और ह्यूमन बायोलॉजी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर टिल्ट और ऑर्बिट अनस्टेबल हो गया तो प्लेनेट के कुछ पार्ट दोबारा फ्रीज हो सकते हैं, ग्लोबल फार्मिंग कोलैप्स कर जाएगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। मून की ग्रेविटी एक इंटरनल बैलेंस बनाए रखती है। अगर ये फोर्स चली गई तो अर्थ के अंदर से प्रेशर रिलीज होने लगेगा जो ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शन का कॉज करेगा। Extinction. बिल्कुल पॉसिबल है जब नेचर का हर सिस्टम कोलैप्स कर रहा होगा, लाइक क्लाइमेट, ओशियन, डे नाइट साइकिल, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सर्वाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। मून के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं पर वीडियो लंबी हो जाएगी, मे भी फिर कभी डिटेल्स में बात करेंगे। मैं सोवियत की कुछ ओल्ड सैटेलाइट से रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गए तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। पर जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि मून ने बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ होते देखा है, बट वो हमारा साइलेंट गार्डियन भी है। तो जब भी आप रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखो तो याद रखना वो चांद सिर्फ एक पत्थर नहीं है जो कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, लेकिन हमेशा साथ रहता है। वो एक अनरिजॉल्व्ड कहानी है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।